जय हिंद। आज हम लोग बिहार के समान परिचय के बारे में जानेंगे, जो आपके नॉलेज और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। इससे पहले एक और बिहार के समान परिचय के बारे में वीडियो डाल दिया गया है। अगर ना देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक जो है नीचे डाल दिया गया है। इसमें 30 क्वेश्चन दिया गया है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप 30 में से कितना सही बनाया है। चलिए तब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह रहा आपके स्क्रीन पर पहला नंबर क्वेश्चन। बिहार में बंदूक का कारखाना कहाँ स्थापित है? पहला नंबर ऑप्शन हाजीपुर, बी नंबर मुंगेर, सी नंबर भागलपुर, डी नंबर दरभंगा। तो हम लोग जानते हैं बिहार में जो है बंदूक का कारखाना जो है मुंगेर में स्थापित है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं थोड़ा मुंगेर के बारे में। मुंगेर जो है भारत के बिहार राज्य के मुंगेर जिले में स्थित एक नगर है। यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है तथा मुंगेर जिले का और मुंगेर विभाग का मुख्यालय भी है। यह जनसंख्या के हिसाब से बिहार का 11वां सबसे बड़ा शहर है। यानी यह बिहार का कितना नंबर का है? 11वां। यह जमालपुर से 8 किलोमीटर दूर है और मुंगेर जमालपुर वास्तव में एक ही जुड़वा नगर क्षेत्र के भाग हैं। आईने ए अकबरी में इसे मूंगगिरी कहा गया है। क्वेश्चन कह सकता है कि आईने अकबरी में मुंगेर को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? मूंगगिरी। मुंगेर बंगाल के अंतिम नवाब मीर कासिम की राजधानी भी था। यहीं पर मीर कासिम ने गंगा नदी के किनारे एक भव्य किले का निर्माण कराया जो 1934 में आए भीषण भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गया था। यानी 1934 में क्या हुआ था? भीषण भूकंप आया था जिससे क्षतिग्रस्त हो गया था। लेकिन इसका अवशेष यानी जो बच गया था अभी भी शेष है। इस किले के संबंध में कहा जाता है कि यह महाभारत काल का ही है। यानी कहा जाता है यह किस काल का है? महाभारत काल का ही है। अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? पहला नंबर ऑप्शन जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी नंबर पटना हवाई अड्डा, सी नंबर बिहार हवाई अड्डा, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या होगा। हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता होगा तो टाइप कर दीजिए। चलिए हम लोग जानते हैं पटना हवाई अड्डा का जो नाम है वह जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? यानी क्वेश्चन बोल सकता है कि गोलघर जो है किस उद्देश्य से बनाया गया था। पहला नंबर ऑप्शन सैनिक रखने के लिए, बी नंबर में अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, सी नंबर में अनाज रखने के लिए, डी नंबर में पूजा करने के लिए। बड़ा अजीब है, पूजा करने के लिए। चलिए हम लोग जानते हैं पटना में जो गोलघर जो है वह अनाज रखने के लिए बनाया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। ना ही इसमें सैनिक रखा जा सकता है, ना ही इसमें अस्त्र शस्त्र रखा जा सकता है और ना ही इसमें पूजा के लिए ही बनाया गया था। इसमें जो थे अंग्रेज के समय ही इसका उपयोग जो है किसके लिए करते थे? अनाज रखने के लिए ही किया जाता था। अब हम लोग ज़रा गोलघर के बारे में हम लोग जान जाते हैं। गोलघर तो हम लोग देखे ही हैं। अक्सर पटना में हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं कि गोलघर ही देख लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं बिहार प्रांत की राजधानी पटना में गांधी मैदान के पश्चिम में स्थित है। 1770 में आई भयंकर सूखे के दौरान लगभग 1 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार हुए थे। तब के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगन गोलघर के निर्माण की योजना बनाई थी। जब भूकंप आया था ना तो क्या किए थे? इन्होंने योजना बनाई कि एक बड़ा सा क्या किया जाए? अनाज रखने के लिए बनाया जाए। यानी ब्रिटिश इंजीनियर कप्तान जॉन गास्टिन, जिसको वास्तुकार भी कहा जाता है, ने अनाज के यानी ब्रिटिश फौज के लिए क्या किया जाए? भंडारण के लिए इस गोल ढांचे का निर्माण 20 जनवरी 1784 को शुरू करवाया गया था। यानी निर्माण कार्य 20 जनवरी 1784 से शुरू कर दिया गया। इसका निर्माण कार्य ब्रिटिश राज में 20 जुलाई
1786 को संपन्न हो गया था। यानी यह 20 जुलाई 1786 को बनकर क्या हो गया था, तैयार हो गया था। इसमें एक साथ 1,40,000 टन अनाज रखा जा सकता है। यानी एक साथ इसमें कितना, 1,40,000 टन अनाज को क्या किया जा सकता है, रखा जा सकता था। इसका आकार 125 मीटर और ऊंचाई 29 मीटर है। इसमें कोई स्तंभ नहीं है, यानी कोई इसमें पिलर उलर नहीं है। और इसकी दीवारें आधार में 3.6 मीटर मोटी है। गोल घर के शिखर पर लगभग 3 मीटर तक ईंट की जगह पत्थरों का प्रयोग किया गया है। यानी इसमें गोलघर का जो शिखर है उसमें जो है 3 मीटर क्या किया गया है, ईंट की जगह पत्थर का प्रयोग किया गया है। गोलघर के शीर्ष पर यानी सबसे ऊंचे 2 फीट 7 इंच व्यास का छिद्र अनाज डालने के लिए छोड़ दिया गया है। यानी अनाज डालने के लिए कितना यूज किया गया है, 2 फीट 7 इंच। यह परीक्षा के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। जिसके बाद में भर दिया गया। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मध्य पूर्वी रेल का मुख्यालय कहाँ है। तो पहला ऑप्शन पटना, बी नंबर हाजीपुर, सी नंबर मुजफ्फरपुर, डी नंबर समस्तीपुर। बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। कमेंट अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसको टाइप करके बताइए। हम लोग जानते हैं मध्य पूर्वी रेलवे का मुख्यालय जो है हाजीपुर में है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अब हम लोग ज़रा इसको विस्तृत रूप में जान लेते हैं। पूर्व मध्य रेलवे यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे भारतीय रेल की एक इकाई है। इसे लघु रूप में यानी शॉर्ट फॉर्म में ECR कहा जाता है। ECR का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, हाजीपुर में है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका लोगो यहाँ पे डाला हुआ है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1 अक्टूबर 2002 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, हाजीपुर में स्थित है। यानी इस क्वेश्चन से हम लोग को इतनी जानकारी मिल गई। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। पहला नंबर ऑप्शन राजगीर, बी नंबर में बोध गया, सी नंबर वैशाली, डी नंबर सारनाथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार किसी न किसी कंपटीशन में ज़रूर पूछता है। इसको किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम देने जाइए तो भगवान बुद्ध के बारे में ज़रूर एक बार अध्ययन करके जाइए। तो हम लोग जानते हैं महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अब ज़रा इसके बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से हम लोग जान लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। और बौद्ध धर्म की स्थापना की। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से यह दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बौद्ध धर्म के लिए। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी दिन उनका महान निर्वाण भी हुआ था। यानी जिस दिन जन्म लिए थे उसी दिन उनका ज्ञान की प्राप्ति भी थी और उसी दिन उनकी मृत्यु भी हो गई थी। मृत्यु को ही यहाँ पर महानिर्वाण कहा जा रहा है। ऐसा किसी अन्य महापुरुष के साथ आज तक नहीं हुआ है। आज तक किसी भी महापुरुष के साथ ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन जन्म लिए हैं उसी दिन उनकी मृत्यु भी हुआ और उसी दिन उनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ हो। लेकिन भगवान बुद्ध जो हैं एक ऐसे इंसान हैं जो तीनों के तीनों इसी दिन हुआ था। हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार माने जाते हैं। यानी हिंदू धर्म के जो मानने वाले हैं वो कहते हैं भगवान बुद्ध को यह विष्णु के कितने अवतार हैं, 9वें अवतार माने जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध जो हैं का टॉपिक जो है कितना इंपॉर्टेंट है। अक्सर इससे क्वेश्चन जरूर पूछता है, एग्जाम देने से पहले इसे जरूर एक बार देखकर जाएं। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म के अनुयायियों माने जो मानने वाले हैं के लिए सबसे बड़ा त्यौहार। इस दिन बहुत बड़ा ये लोग त्यौहार मनाता है। भगवान बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, यानी नेपाल में है।
उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो क्या था? सिद्धार्थ था। 27 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था। यानी 27 वर्ष के जब थे तो उन्होंने घर को क्या कर दिया था? त्याग कर दिया था और संन्यास ग्रहण कर लिया। भगवान बुद्ध को जिस स्थान पर बोध या ज्ञान की प्राप्ति हुई उस स्थान को बोध गया कहा गया है। यानी जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था उस स्थान को क्या बोलते हैं? बोध गया कहा गया है। यह गया के नज़दीक ही है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? बोध गया। इस दिन बौद्ध अनुयायी अपने घरों में दीपक जलाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि दीपावली के दिन हम लोग दीपक जलाते हैं, उसी तरह जो बौद्ध अनुयायी हैं वो क्या कर देते हैं? बुद्धि पूर्णिमा के दिन दीपक जलाते हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ किया जाता है। इस पूर्णिमा पर किए गए अच्छे कार्यों से पुण्य की प्राप्ति होती है। उनका मानना है कि जितने भी अच्छे कार्य करेंगे तो क्या होगा? पुण्य की प्राप्ति होगी। इस दिन पिंजरों से पक्षियों को मुक्त कर दिया जाता है। गरीबों को भोजन व वस्त्र दान किए जाते हैं। श्रीलंकाई यानी श्रीलंका के लोग इस दिन को वैशाख उत्सव के रूप में मनाते हैं। यानी वैशाख उत्सव जो है क्या होता है? भगवान बुद्ध के लिए ही मनाया जाता है, जिससे हम लोग बोलते हैं वैशाख उत्सव, जो वैशाख शब्द का अपभ्रंश है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है वैशाख उत्सव कहाँ के लोग मनाते हैं? तो कहाँ के लोग मनाते हैं? श्रीलंका के लोग मनाते हैं। यानी हम लोग देख रहे हैं बौद्ध धर्म एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन के आ गए। आप इसको अच्छे से इसको देख लीजिएगा, यह आपके परीक्षा के व्यू से और आपके स्किल डेवलपमेंट करने के व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? पहला नंबर ऑप्शन पूर्णिया, बी नंबर सिवान, सी नंबर मुजफ्फरपुर, डी नंबर पूर्वी चंपारण। तो हम लोग जानते हैं कांटी तापीय विद्युत परियोजना जो है मुजफ्फरपुर जिला में स्थापित है। इसका राइट ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। अब जरा हम लोग इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। कांटी थर्मल पावर स्टेशन अथवा जॉर्ज फर्नांडिस थर्मल पावर, यानी कांटी थर्मल पावर स्टेशन को भी क्या बोलते हैं? जॉर्ज फर्नांडिस थर्मल पावर प्लांट स्टेशन बोला जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में GFTPS अथवा मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन बिहार के भारतीय राज्य की राजधानी पटना से 90 किलोमीटर दूर कांटी मुजफ्फरपुर में स्थित है। यानी पटना से कितना किलोमीटर है? 90 किलोमीटर दूर है। यह कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड, जिसको KBBANL द्वारा संचालित है, जो NTPC और BSEB पटना के बीच संयुक्त उद्यम है। यानी दोनों का क्या है? कंबाइंड है। मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन की मौजूदा क्षमता 610 मेगावाट है। यानी उसकी जो क्षमता जो है 610 मेगावाट है। एक और 500 मेगावाट विस्तार परियोजना भी योजना बनाई गई है। कांटी थर्मल को कोयले की निर्बाध आपूर्ति के लिए रेल कनेक्टिविटी मिल जाएगी। कपरपुरा स्टेशन से कांटी यार्ड तक का विद्युतीकरण पूरा कर लिया जाएगा। इस तरह एक क्वेश्चन से हम लोग को इतनी जानकारी प्राप्त हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? पहला नंबर ऑप्शन राजगीर, बी नंबर में बोधगया, सी नंबर बिहार शरीफ, डी नंबर पटना। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको यह पता होगा। जिसको पता है कमेंट बॉक्स में जल्दी टाइप कीजिए। चलिए हम लोग आंसर के बारे में हम लोग जानते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान को ही पटना चिड़ियाघर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, पटना। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान, जिसे संजय गांधी वनस्पति और प्राणी उद्यान या पटना चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसको संजय गांधी वनस्पति और प्राणी उद्यान भी कहा जाता है। पटना चिड़ियाघर से भी हम लोग इसको जानते हैं। पटना बिहार भारत में बेली रोड पर स्थित है। यानी बेली रोड है वहीं पे यह स्थित है। इस पार्क को 1973 में एक चिड़ियाघर के रूप में जनता के लिए खोला गया था। यानी 1973 में क्या कर दिया गया था? आम जनता के लिए खोल दिया गया था। और सब लोग वहाँ पे अधिकांश बच्चे जो है पटना में जाते हैं तो चिड़ियाघर जरूर देखने के लिए बोलते हैं, जो बहुत ही मनमोहक दृश्य हैं। इसमें जंगली जानवर भी हैं जो पिंजरे में कैद हैं। तो जब भी आप पटना में जाइए तो एक बार चिड़ियाघर जरूर जाइए।
पार्क को पहली बार 1969 में एक वनस्पति उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। बिहार के तत्कालीन राज्यपाल श्री नित्यानंद कानगो ने बाग के लिए गवर्नर हाउस परिसर से लगभग 34 एकड़ भूमि प्रदान की थी। यानी इस उद्यान को बनाने के लिए गवर्नर हाउस से कितना एकड़ भूमि दी थी? 34 एकड़। 1972 में लोक निर्माण ने इसमें 58.2 एकड़ जोड़ा। यानी 1972 में कितना जोड़ दिया? 58.2 एकड़। और राजस्व विभाग ने पार्क का विस्तार करने में मदद करने के लिए 60.75 एकड़ वन विभाग को स्थानांतरित कर दिया। 1973 से यह पार्क एक जैविक उद्यान रहा है। एक चिड़ियाघर के साथ एक वनस्पति उद्यान का संयोजन किया गया। लोक निर्माण विभाग और राजस्व विभाग से अधिग्रहित भूमि को राज्य सरकार द्वारा 8 मार्च 1983 को संरक्षित वन घोषित किया गया था। यानी 8 मार्च 1983 को क्या कर दिया गया? संरक्षित वन घोषित कर दिया गया था। इस क्वेश्चन से हम लोग को इतनी जानकारी प्राप्त हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? पहला नंबर ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी नंबर बिहार, सी नंबर उत्तर प्रदेश, डी नंबर गुजरात। ये हर किसी को पता होगा राजेंद्र प्रसाद के बारे में। ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो हुआ था बिहार प्रदेश में हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अब हम लोग ज़रा इनके बारे में विस्तृत रूप से जान लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो हुआ था 3 दिसंबर 1884 जीरादेई जो सिवान जिला में है। मृत्यु 28 फरवरी 1963 को हुआ था जो पटना में हुआ था। पत्नी जो है इनकी राजवंशी देवी है। इनका जन्म जो हुआ था राजवंशी देवी का 1896 में हुआ था और मृत्यु जो हुआ 1962 में हो गया था। यानी राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु से 1 साल पहले ही इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। इनके 3 बच्चे थे। पहले बेटे का नाम मृत्युंजय प्रसाद, दूसरे का धनंजय प्रसाद व तीसरे बेटे का नाम जनार्दन प्रसाद था। इनका जो कार्यकाल था भारत के राष्ट्रपति के रूप में 1950 से लेकर 1962 के में तक रहा। इनकी राष्ट्रीयता क्या थी? भारतीय। इनके पिता का नाम महादेव सहाय और माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। इस तरह हम लोग राजेंद्र प्रसाद के जीवनी के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जान गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH2 वह किस नाम से प्रसिद्ध है? पहला नंबर ऑप्शन ग्रैंड टैंक रोड, बी नंबर आरा बक्सर रोड, सी नंबर बरौनी मुजफ्फरपुर रोड, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्रैंड टैंक रोड। यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान कहाँ है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला नंबर ऑप्शन पंजाब, बी नंबर पटना सिटी, सी नंबर दिल्ली, डी नंबर हरियाणा। तो हम लोग जानते हैं गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है पटना सिटी है। यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। इन्होंने कहा था 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ, चिड़ियन ते मैं बाज तुड़ाऊँ, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊँ। यह जो उक्ति था बहुत ही फेमस है। अक्सर देखिएगा फिल्म में भी या कोई इसका जो है उदाहरण देते रहता है। इस तरह हम लोग जान गए कि गोविंद सिंह जी का जो जन्म था पटना सिटी में हुआ था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? पहला नंबर ऑप्शन मार्टिन रेल लाइन, बी नंबर ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, सी नंबर भारत रेल, डी नंबर बिहार रेल सेवा। तो हम लोग जानते हैं बिहार की पहली रेल लाइन जो थी ईस्ट इंडिया रेल मार्ग थी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? पहला नंबर ऑप्शन बिहार शरीफ, बी नंबर
राजगीर, सी नंबर गया, डी नंबर बांका। बोलिए क्या होगा इसका ऑप्शन। हम लोग जानते हैं बिहार में रज्जू मार्ग जो है राजगीर में है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। राजगीर जो है बहुत ही मनमोहक दृश्य है, यह घूमने के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। आप कभी भी जाइए, एक बार राजगीर जरूर घूमिए, ये घूमने वाला जगह है, पर्यटनीय स्थल है। बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर जिले के गिरिधकूट पर्वत पर है, जिसका निर्माण 1972 में किया गया था। रज्जू मार्ग से तात्पर्य है, यानी इसको क्या समझते हैं, रज्जू मार्ग से क्या समझते हैं कि किसे रज्जू मार्ग कहा जाता है, उस वैकल्पिक मार्ग से है होता है जो पर्वतीय क्षेत्रों में गैर समतल भूमि पर बनाया जाता है। यानी जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र रहता है, यानी चढ़ने में जहाँ दिक्कत होता है, वहाँ पे रज्जू मार्ग जो है बनाया जाता है, जैसे आप चित्र के माध्यम से आप यहाँ देख रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सुखाड़ है। यहाँ पे सबसे अधिक सुखाड़ कहाँ पे आता है बिहार में, उत्तर बिहार, पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं बिहार का जो है दक्षिणी बिहार जो है सर्वाधिक सुखाड़ होता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर में। उत्तर बिहार जो है वहाँ तो बाढ़ से ही परेशान रहता है, यानी उधर नेपाल से नदियाँ आती है तो वहाँ पे पानी ही रहता है, यानी वह क्या होता है बाढ़ से ही लोग वहाँ के परेशान रहते हैं, और दक्षिणी बिहार के लोग जो हैं सुखाड़ से परेशान रहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार के बीचों बीच से प्रवाहित होने वाली जीवनदायिनी नदी कौन सी है। पहला नंबर ऑप्शन गंडक, बी नंबर में बूढ़ी गंडक, सी नंबर में गंगा, डी नंबर में कोसी। तो हम लोग जानते हैं बिहार के बीचों बीच से प्रवाहित होने वाली जीवनदायिनी नदी जो है गंगा है, यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। गंडक नदी जो होती है गंगा में आके ही मिलती है, बूढ़ी गंडक भी जो है गंगा में आके मिलती है, कोसी नदी भी जो है वह गंगा नदी में ही मिलती है। कोसी को ही बिहार की शोक नदी कहा जाता है, यानी इसका राइट ऑप्शन क्या था, सी गंगा नदी। क्वेश्चन ये भी कह सकता है बिहार के कितने ज़िले हैं जो गंगा नदी से संपर्क में हैं। तो वैसे ज़िलों की संख्या 12 है, जो पिछले वीडियो में भी बता दिया गया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ 15 नंबर, जो स्क्रीन पर यह रहा। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है। पहला नंबर ऑप्शन रोहतास, बी नंबर ऑप्शन सिवान, सी नंबर गया, डी नंबर पश्चिमी चंपारण। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा रोहतास जिला हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। पहला नंबर ऑप्शन पटना, बी नंबर गया, सी नंबर भागलपुर, डी नंबर दरभंगा। तो हम लोग जानते हैं बिहार का सबसे बड़ा नगर जो है पटना हो जाएगा, यानी इसका राइट ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग जानते हैं बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। पहला नंबर ऑप्शन औरंगाबाद, बी नंबर पूर्णिया, सी नंबर पटना, डी नंबर वैशाली। तो हम लोग जानते हैं बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है पटना हो जाएगा, यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था। पहला नंबर ऑप्शन 3 फरवरी 1916, बी नंबर 8 फरवरी 1917, सी नंबर 4 मार्च 1919, डी नंबर 6 अप्रैल 1918। तो हम लोग जानते हैं पटना हाई कोर्ट की स्थापना जो हुआ था 3 फरवरी 1916 को हुआ था, यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संजय गांधी जैविक उद्यान, जिसे संजय गांधी वनस्पति और प्राणी उद्यान या पटना चिड़ियाघर भी कहा जाता है, यानी संजय गांधी जैविक उद्यान को पटना चिड़ियाघर भी कहते हैं। इस पार्क को एक चिड़ियाघर के रूप में जनता के लिए कब खोला गया था। इस क्वेश्चन को हम पीछे भी बता दिए थे, तो आप राइट ऑप्शन इसका बताइए क्या हो गया
कि पटना चिड़ियाघर को जनता के लिए कब खोल दिया गया था? पहला नंबर ऑप्शन 1978, बी नंबर 1973, सी नंबर 1970, डी नंबर 1980। तो हम लोग जानते हैं चिड़ियाघर को जनता के लिए 1973 में खोल दिया गया था, यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिहार का राजकीय मछली क्या है? पहला नंबर ऑप्शन मांगुर मछली, बी नंबर कतला मछली, सी नंबर झींगा मछली, डी नंबर रोहू मछली। तो हम लोग जानते हैं बिहार का राजकीय मछली जो है मांगुर मछली है, यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अब हम लोग जरा मांगुर मछली के बारे में जान लेते हैं। बिहार में 2008 में मांगुर को राजकीय मछली घोषित किया गया था। वाइसवासासी प्रजाति की यह मछली औषधीय गुणों से भरपूर है, यानी यह औषधीय गुण से क्या होता है? यह भरपूर है। सरकार का मानना है कि मांगुर थाली से, यानी मांगुर जो है थाली में रहेगा तो टीबी के मरीज को प्रचुर प्रोटीन मिलेगा, यानी मांगुर मछली में क्या होता है? प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होता है। बिहारियों का कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित होगा, यानी इस मछली खाने से कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगा? नियंत्रित होगा, यह सरकार का मानना है। दिल, उच्च रक्तचाप और कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने की शक्ति भी मिलेगी, यानी इस मांगुर मछली से इतने फायदे होंगे, इसलिए इसको क्या कर दिया गया है? राजकीय मछली घोषित कर दिया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कितनी सीढ़ियों के सहारे आप गोलघर के ऊपरी सिरे पर जा सकते हैं? चलिए जो गोलघर गया है वो बताइए, वो तो राइट ऑप्शन जरूर देंगे, क्योंकि अक्सर गोलघर हम लोग जाते हैं तो ऊपर चढ़ते जाते हैं, आधे रास्ते में जाते हैं तब हमें याद पड़ता है अच्छा हमने तो सीढ़ी को काउंट ही नहीं किया है, फिर हम लोग काउंट करते हैं कि अच्छा अब काउंट करते हुए हम लोग नीचे जाते हैं। तो जो काउंट किया है कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होता है। जो नहीं गए हैं या जो काउंट नहीं किए हैं उनको हम बता रहे हैं। तो पहला नंबर 160, बी नंबर 150, सी नंबर 145, डी नंबर 170। तो हम लोग जानते हैं कि 145 सीढ़ियाँ जो है आप गोलघर के ऊपरी सिरे पर जा सकते हैं, यानी पूरे सीढ़ियों की संख्या कितना है? 145। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? पहला नंबर ऑप्शन गया, बी नंबर सारनाथ, सी नंबर कुशीनगर, डी नंबर श्रीलंका। तो अगर आप शुरू से यह वीडियो देख रहे हैं तो इसका जवाब जो है आराम से दे सकते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से पीछे बताया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सारनाथ, बी नंबर हो जाएगा। अब हम लोग सारनाथ के बारे में जान लेते हैं। सारनाथ जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले के मुख्यालय वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध एवं हिंदू तीर्थ स्थल है, यानी सारनाथ जो है कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश राज्य में है। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फल्गु नदी को और किस नाम से जाना जाता है? पहला नंबर ऑप्शन गंगा, बी नंबर यमुना, सी नंबर ब्रह्मपुत्र, डी नंबर निरंजना। तो हम लोग जानते हैं फल्गु नदी को हम निरंजना नदी के नाम से भी जानते हैं। इसी नदी के किनारे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एशिया का प्रसिद्ध पशु मेला कहाँ लगता है? पहला नंबर ऑप्शन पटना, बी नंबर गया, सी नंबर सोनपुर, डी नंबर मुजफ्फरपुर। ये सब कोई जानता होगा, इसका राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सोनपुर, यानी सी नंबर होगा। अब हम लोग सोनपुर मेला के बारे में जान लेते हैं। सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा यानी नवंबर दिसंबर में लगता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। मेले को हरियर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है, जबकि स्थानीय लोग इसे छत्तर मेला पुकारते हैं।
यानी सोनपुर मेला को हरियर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है। जो वहाँ के लोग जो होते हैं उसको छत्तर मेला कहा जाता है। एक फिर हम भी कंफ्यूज हो गए थे, सब बोला छत्तर मेला घूमने चला जाए, हमको समझ में ही नहीं आता कि छत्तर मेला किसको बोला जाता है। बाद में पता चला कि हरियर क्षेत्र यानी पशु मेला को ही छत्तर मेला कहा जाता है। यानी बिहार की राजधानी पटना से लगभग 25 किलोमीटर तथा वैशाली जिला के मुख्यालय, जो वैशाली जिला का मुख्यालय जो है हाजीपुर है, यानी हाजीपुर से 3 किलोमीटर दूर सोनपुर में गंडक के तट पर, यानी सोनपुर में जो है गंडक नदी है उसी के तट पर लगने वाले इस मेले ने देश में पशु मेलों को एक अलग पहचान दे दी है। पहले तो यह पशु मेला बहुत भारी लगता था, वहाँ पे हर पशु मिलता था, लेकिन धीरे धीरे इसकी महत्वता जो है कम हो गई है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के बाद शुरू होता है, यानी जब स्नान होता है उसी के बाद से यह मेला चालू हो जाता है। यह ज़माने में यह मेला जंगी हाथियों का सबसे बड़ा केंद्र था, यानी जंगी हाथी यहाँ पर बहुत अधिक आते थे। मौर्य वंश के संस्थापक, यानी मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जो 340 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व, यानी मुगल सम्राट अकबर और 1857 के गद्दर के नायक वीर कुंवर सिंह ने भी यहाँ हाथियों की खरीद की थी। सोच लीजिएगा यह सोनपुर जो मेला है कितना फेमस था। सन 1803 में रॉबर्ट क्लाइव ने सोनपुर में घोड़े के बड़ा अस्तबल भी बनवाया था। जो रॉबर्ट क्लाइव था वो 1803 में वहाँ पे बहुत अधिक घोड़े का क्या किया था? अस्तबल बनवाया था। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले यह मेला हाजीपुर में होता था, सिर्फ हरिहर नाथ की पूजा सोनपुर में होती थी, लेकिन बाद में मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश से मेला भी सोनपुर में ही लगने लगा। यानी पहले मेला कहाँ लगता था? हाजीपुर में, लेकिन क्या हुआ था? मुगल बादशाह जो औरंगजेब था उसी के आदेश से कहाँ लगने लगा? सोनपुर मेला लगने लगा। यह जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है तथ्य, ये बहुत कम लोग ही जानते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? पहला नंबर ऑप्शन राहुल विक्रमादित्य, बी नंबर सिद्धार्थ, सी नंबर चंद्रगुप्त, डी नंबर मनु। तो भगवान बुद्ध के बारे में इस वीडियो में बहुत अधिक चर्चा कर दिए हैं, इसलिए आपको पता होगा भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? पहला नंबर ऑप्शन पुनपुन, बी नंबर गंडक, सी नंबर कोसी, डी नंबर सोन। तो हम लोग जानते हैं बिहार की सोन नदी की उत्पत्ति जो हुई है अमरकंटक से हुई है, यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अब हम लोग ज़रा अमरकंटक के बारे में जान लेते हैं। अमरकंटक नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम स्थान है। यह हिंदुओं का पवित्र स्थल है। मैकाल की पहाड़ियों में स्थित अमरकंटक, यानी मैकाल की जो पहाड़ी है उसी में अमरकंटक स्थित है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का लोकप्रिय हिंदू तीर्थ स्थल है। पूछ सकता है अमरकंटक कहाँ किस प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में है। समुद्र तल से 1065 मीटर ऊंचे इस स्थान पर ही मध्य भारत के विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों का मेल होता है। चारों ओर से टीक और महुआ के पेड़ों से घिरे अमरकंटक से ही नर्मदा और सोन नदी की उत्पत्ति होती है। यानी ये चारों तरफ से टीक और महुआ के पेड़ से क्या हुआ है? अमरकंटक घिरा हुआ है। यहीं से नर्मदा और सोन नदी की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। नर्मदा नदी यहाँ से पश्चिम की तरफ और सोन नदी पूर्व दिशा में बहती है। यानी नर्मदा नदी जो है पश्चिम की तरफ जाती है और सोन नदी जो है पूर्व दिशा की ओर बहती है। यहाँ के खूबसूरत झरने, पवित्र तालाब, ऊंची पहाड़ियों और शांत वातावरण सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देती है। यानी बहुत ही शांत वहाँ पे वातावरण है। प्रकृति प्रेमी और धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को यह स्थान काफ़ी पसंद आता है। जो भी प्रकृति प्रेमी होते हैं, जिसको प्रकृति से बहुत ही लगाव होता है, चाहे जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, यह स्थान जो है काफ़ी पसंद यहाँ पर आता है। इस तरह हम लोग अमरकंटक के बारे में इतना हम लोग जानकारी ले लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कांवर झील किस जिला में स्थित है? पहला नंबर ऑप्शन दरभंगा, बी नंबर ऑप्शन भागलपुर, सी नंबर बेगूसराय, डी नंबर मुजफ्फरपुर। तो हम लोग जानते हैं कांवर झील जो है बेगूसराय जिला में स्थित है, यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अब हम लोग कांवर झील के बारे में जान लेते हैं। कांवर झील एशिया का सबसे बड़ी शुद्ध जल की झील है और यह पक्षी अभयारण्य जिसको बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं। इस बर्ड सेंचुरी में 59 तरह के विदेशी पक्षी और 107 तरह के देसी पक्षी ठंडे के मौसम में देखे जा सकते हैं, यानी ठंडे के मौसम में यहाँ पे देसी और विदेशी पक्षी देखे जाते हैं। यह बिहार राज्य के बेगूसराय में है। पुरातत्वीय महत्व का बौद्धकालीन हर्षाइन स्तूप इसी क्षेत्र में स्थित है, यानी पुरातत्व का जो महत्व है इसे काफ़ी यहाँ पे देखने को मिलता है। जो बौद्धकालीन हर्षाइन स्तूप जो है इसी बेगूसराय क्षेत्र में स्थित है। इस तरह हम लोग कांवर झील के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य में सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? पहला नंबर ऑप्शन कैमूर, बी नंबर बक्सर, सी नंबर शिवहर, डी नंबर भोजपुर। तो हम लोग जानते हैं बिहार राज्य में सबसे कम घनत्व वाला जिला जो है कैमूर जिला है, यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। कैमूर जिला को ही भभुआ जिला भी कहा जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रेशम उद्योग बिहार में कहाँ विकसित है? पहला नंबर ऑप्शन भागलपुर, बी नंबर जमालपुर, सी नंबर रोहतास, डी नंबर समस्तीपुर। तो हम लोग जानते हैं रेशम उद्योग जो है भागलपुर में विकसित है, यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अब हम लोग भागलपुर ज़िला के बारे में जान लेते हैं जो रेशम उद्योग से जुड़ा है। भागलपुर ज़िला जो है रेशम उद्योग से जुड़ा हुआ है और पूरे भारत में अपने तसर रेशम, यानी यहाँ का जो तसर रेशम है और भागलपुरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। रेशम के कीड़ों द्वारा प्रसिद्ध तसर रेशम का उत्पादन भी यहाँ होता है, जिससे तसर साड़ी का निर्माण होता है। सिल्क इंस्टीट्यूट और कृषि विश्वविद्यालय शहर में स्थित है, यानी सिल्क इंस्टीट्यूट भी भागलपुर में है और कृषि विश्वविद्यालय भी भागलपुर में स्थित है। इस तरह इस क्वेश्चन से हम लोग इतने महत्वपूर्ण जो है तथ्य को जाने। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह लास्ट क्वेश्चन जो है 30 नंबर है। आपने जितना भी वीडियो देखे हैं अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी कंपटीशन का तैयारी कर रहा है उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि कितना आपने सही किया है। तो हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है ककोलत जलप्रपात बिहार में किस जिले में स्थित है? पहला नंबर ऑप्शन पटना, बी नंबर नवादा, सी नंबर मुंगेर, डी नंबर नालंदा। तो हम लोग जानते हैं ककोलत जलप्रपात जो है नवादा जिले में स्थित है, यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अब हम लोग ज़रा ककोलत जलप्रपात के बारे में भी जान लेते हैं। ककोलत जलप्रपात नवादा जिले में एक सूर्यमय जलप्रपात है जो लोकप्रिय दृश्यों के कारण पर्यटकों को लुभान्वित करता है, यानी ये बहुत ही लोकप्रिय दृश्य यहाँ पर दिखाई देता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक प्राचीन राजा ऋषि के अभिशाप द्वारा अजगर में बदल गया था और झरने के भीतर रहता था। लोक कथाओं का सुझाव है कि कृष्ण अपनी रानियों के साथ स्नान करने के लिए यहाँ आया करते थे। यह भारत में सबसे अच्छे झरनों में से एक है एवं झरने का पानी पूरे वर्ष के लिए ठंडा रहता है, यानी यहाँ का जो पानी रहता है पूरे वर्ष क्या रहता है? ठंडा ही रहता है। इस झरने की ऊंचाई ज़मीन के स्तर से लगभग 150 से 160 फीट तक है। इस तरह 30 क्वेश्चन जो है पूरे हुए। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपने कितना सही बनाया है। धन्यवाद।